गैसियस स्टेट में अब तक आप देख ही चुके हैं बेटा, लास्ट टाइम अपना ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन हो गया था। अब ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बाद आगे जब मूव करोगे आप, तो अब आगे हम देखेंगे आपके पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वो किस तरीके से आपके पास इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस अच्छे अच्छे आते हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा उसमें हम देखेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। प्लीज़ ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो टुडेज टॉपिक इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्या क्या था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस? तो एक किस्म से आप ये बोल सकते हैं कि गैसेस की पूरी जो इन्फो थी आपके पास, कैसे बने होते हैं, कैसे मूव करते हैं, किस तरीके से इनकी एनर्जी डिफाइन होती है, जो एक किस्म से इनकी जन्म कुंडली थी, वो बेसिक से सारे पोस्टुलेट इन्होंने बताने की कोशिश की थी। किन्होंने? इस थ्योरी ने। तो इस थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट क्या था कि जो आपके पास गैस है, मेड अप ऑफ गैसेस आर मेड अप ऑफ small constituents. Gases are made up of small constituents known as molecules. सबसे पहला पॉइंट क्या था आपके पास, जो गैसेस हैं वो स्मॉल कंस्टिट्यूएंट से मिलकर बनी है, जिनको आपने क्या नाम दे दिया? मॉलिक्यूल्स। पॉइंट 2, यहीं से अब आपके पास कंटिन्यू होगा। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आइडेंटिकल रहेंगे हमेशा। जो मॉलिक्यूल्स है बेटा ये हमेशा क्या रहेंगे? आइडेंटिकल रहेंगे। किस रिस्पेक्ट में आइडेंटिकल रहेंगे? विद रिस्पेक्ट टू भाई इनका साइज, सभी का साइज ऑलमोस्ट। किसी एक गैस की बात चल रही, मिक्सचर की बात नहीं चल रही। मान लो आप हाइड्रोजन गैस की बात करें तो हाइड्रोजन गैस छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट से मिलकर बनी है, जिनको आपने क्या नाम दे दिया? मॉलिक्यूल्स। और उन मॉलिक्यूल्स की एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल नेचर है। किस रिस्पेक्ट में? साइज में, मास में और शेप में। ये अलग बात थी कि आपने सभी मॉलिक्यूल्स को, जितने भी मॉलिक्यूल्स थे, आपने सभी को स्फेरिकल बोल रखा था। तो चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे फ्लोरीन हो, आपके पास कोई भी गैस है तो हम सभी मॉलिक्यूल्स को तो स्फेरिकल मान के चलते हैं। लेकिन फिर भी ये पॉइंट भी आता है कि आपके पास जो भी मॉलिक्यूल्स हैं सारे के सारे आइडेंटिकल हैं विद रिस्पेक्ट टू आपके पास साइज, विद रिस्पेक्ट टू आपके पास मास, और हर एक रिस्पेक्ट में आपके पास ये सारे मॉलिक्यूल्स कैसे रहेंगे? आइडेंटिकल रहेंगे। तीसरा, ये इंपॉर्टेंट है भाई आपके पास, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सभी आपके पास, देखना बेटा छोटा से 2 की पॉइंट है, रैपिडली और रैंडमली मूव करते रहेंगे हमेशा। जो भी आपके पास गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स आपको पता ही है, मैटर के पास काइनेटिक एनर्जी कभी 0 होती ही नहीं है। इवन सॉलिड जो है वो आपको रेस्ट पे दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर भी वाइब्रेशन मोशन तो रहता ही, हमेशा वाइब्रेशन तो उसके पार्टिकल करते ही हैं। तो आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आपके पास हमेशा क्या करते रहेंगे? रैपिडली और रैंडमली हमेशा मूव करते रहेंगे। ठीक है जी, ऑब्वियस सी बात है। जब इनके पास रैपिड और रैंडम का मतलब ये नहीं कि सारे के सारे एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं, वाई पे जा रहे हैं, नहीं। हो सकता कोई एक्स वाई प्लेन के अंदर बैठा हो, कोई वाई जेड प्लेन के अंदर आ गया है, कहीं पे भी उनकी कोई फिक्स नहीं है डायरेक्शंस ऑफ मूवमेंट। वो आपके पास नेचुरल तरीके से जब घूम रहे होंगे तो वो रैपिडली और रैंडमली घूम रहे होंगे हमेशा। ठीक है बेटा, जब ये रैपिडली और रैंडमली घूम रहे होंगे, ऑब्वियस बात है, तो दे विल हैव वेरियस टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज। दे हैव वेरियस टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज। इनकी जो वेलोसिटीज हैं वो बहुत टाइप की होगी, जिनको आइडेंटिफाई आप नहीं कर सकते, बट we can calculate क्या? एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है जी, इनिशियली यही बोला गया था कि इनके पास जब रैपिडली और रैंडमली इधर उधर घूम रहे तो हो सकता है अभी किसी की स्पीड कितनी हो। जैसे आप एक कंटेनर को देखो, ये आपके पास एक कंटेनर है, सारे मॉलिक्यूल्स बिल्कुल एक ही जैसे हैं, स्फेरिकल हैं, बिल्कुल सेम साइज है, सेम मास है। अब सभी रैंडमली मूव कर रहे हैं आपके पास। अब ये भाई साहब इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये इधर जा रहा है, सभी अलग अलग। अब ये इधर जा रहा है तो हो सकता है इसके साथ इस एंगल पे टकरा जाएगा, टकराने के बाद कुछ ना कुछ एनर्जी का चेंज आएगा,
हो सकता है बिल्कुल लास्ट में थोड़ा सा टच हो सकता है बिल्कुल आमने सामने की टक्कर हो जाए। तो वेलोसिटी तो अलग अलग होगी ना भाई, क्योंकि सारे रैंडम घूम रहे हैं और बहुत फास्ट स्पीड के साथ तो घूम ही रहे हैं। तो ये आपके पास जो भी मॉलिक्यूल है, इनके पास जो वेलोसिटीज है वो आपके पास रैंडम भी होंगी और आपके पास रैपिड भी होंगी, और हर एक की वेलोसिटी हमारे बस का नहीं निकाला जाना, लेकिन हाँ हम एवरेज वेलोसिटी पूरी कंटेनर की और एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। ये अलग बात है कि बाद में आपके पास मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने बहुत सारे तरीकों से इनकी डिफरेंट टाइप की वेलोसिटीज निकाल दी थी, जो आगे जाके आप देखोगे कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी उन्होंने निकाली थी, एवरेज वेलोसिटी उन्होंने निकाली थी, और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी उन्होंने बताई थी ग्राफिकल एक मेथड के साथ में। बात करेंगे उसके ऊपर भी। फोर्थ, अब थर्ड पॉइंट से ही आपके पास फिफ्थ पॉइंट आएगा। क्या? जब ये रैपिड मूव कर रहे हो, रैंडम मूव कर रहे हो, तो पक्का उनके पास बहुत सारी वेलोसिटीज होंगी। अभी बात हुई वेलोसिटीज क्यों थी अलग अलग टाइप इनके पास, क्योंकि एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे थे, तो दे विल हैव कोलिजन्स। और कोलिजन भी कौन से होंगे? कल बात हुई थी भाई, इलास्टिक कोलिजन। दे विल ऑलवेज हैव इलास्टिक कोलिजन्स एंड दे विल फॉलो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। दोनों कोलिजन से पॉइंट आगे तक, दे विल फॉलो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ जो मोशन है उसको भी फॉलो करेंगे। ठीक है जी, क्या ये इलास्टिक होंगे और इनके पास न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसको भी ये सारे के सारे क्या कर रहे होंगे? फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है जी, अब आपके पास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। भाई इलास्टिक कोलिजन है तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। बात हुई थी यहाँ से आपने बॉल डाली है तो बॉल नीचे फर्श से टकरा के बिल्कुल इसी लेवल पे आ रही है, तो उस कोलिजन को क्या बोल दो? इलास्टिक। लेकिन अगर वो इससे नीचे रह रही है तो वो क्या हो जाएगा? आपके पास इनइलास्टिक। सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको पहले से पता है सबको, फिजिक्स में पूरे टर्म 1 में पूरे चैप्टर था आपके पास काइनेमेटिक्स। मेरे को एक नाम था फिजिकल टू एम के नाम से हम इसको यूज करते थे, जो मोमेंटम के साथ आपके पास एक्सटर्नल फोर्स का रिलेशनशिप बताता था। तो आपके पास इन लॉज को ये फॉलो करता है। अब आपके पास एक दो छोटे छोटे और पॉइंट आएंगे। क्या भाई? आपके पास जो इन गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं जो काफी छोटे हैं, जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है बेटा वो आपके पास काफी स्मॉल है, इनका जो वॉल्यूम होगा, इस पॉइंट पे ध्यान देना बेटा, वॉल्यूम जो होगा इनका, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स इज वेरी स्मॉल, इनका मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम वेरी स्मॉल या वेरी लेस एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जिस कंटेनर के अंदर आप इन गैसियस मॉलिक्यूल्स को कैप्ट करेंगे उनके मुकाबले में इनका खुद का वॉल्यूम बहुत छोटा होगा। स्फेरिकल है भाई, स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। अभी और जो डायग्राम बना रखा था थोड़ा सा पीछे जाके देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि भाई कंटेनर इतना बड़ा था और गैसियस पार्टिकल इतने छोटे छोटे से थे उसके अंदर। तो भाई इनके मॉलिक्यूल के मुकाबले या सॉरी इसके वॉल्यूम के मुकाबले में इनका वॉल्यूम काफी कम रहेगा ना भाई। तो वही चीज यहाँ पर जो हमें दिख रहा था वही चीज कही कि भाई हमेशा कंटेनर के मुकाबले में गैसियस मॉलिक्यूल्स जो है उनका वॉल्यूम बहुत कम रहेगा। और सबसे लास्ट पॉइंट, ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं will not have any attractive or repulsive forces between them, ये जो गैसेस मॉलिक्यूल है बेटा इनके बीच में कोई अट्रैक्टिव कोई रिपल्सिव किसी टाइप का कोई फोर्स नहीं रहेगा गैसेस स्टेट के लिए। ठीक है जी, तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है जी, जिसको माइक्रोस्कोपिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी बोलते हैं बेटा। क्या नाम है इसका? दूसरा लिख लेना, माइक्रोस्कोपिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इनके ये मेन पॉइंट थे कि भाई ये सबसे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने होंगे। ये मॉलिक्यूल्स बिल्कुल सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे शेप में, साइज में, मास में, हर एक चीज में। और ये मॉलिक्यूल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसी से आपके बाकी सारे के सारे पोस्टुलेट्स जो है वो डिराइव हुए हैं, क्रिएट हुए हैं। क्या ये जो मॉलिक्यूल्स हैं रैपिडली और रैंडमली मूव करते रहेंगे, हमेशा रैपिडली रैंडमली मूव करते रहेंगे। और इनके पास अलग अलग टाइप की वेलोसिटीज होंगी, ऑब्वियस होंगी, लेकिन उनको आप निकाल नहीं सकते। लेकिन एवरेज वेलोसिटी या एवरेज एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वो आप निकाल सकते हो।
वो अलग बात है कि बाद में एवरेज के अलावा भी दो और टाइप की वेलोसिटीज थी, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने अपने ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन की थी और मैथमेटिकली उनके आपके पास एक्सप्रेशंस दिए थे। तीसरा, भाई रैपिडली मूव करेंगे तो ऑब्वियस है एक दूसरे से टकराएंगे तो कोलिजन होंगे, वो जो कोलिजन है दे हैज टू बी इलास्टिक। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके पास न्यूमेरिकल बनेंगे चौथे पॉइंट से। और ये हमेशा सेकंड लॉ ऑफ मोशन को, यानी कि आपके पास एफ इज इक्वल टाइम में जो आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो हमेशा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड पे डिपेंडेंट रहेगी। ये सेकंड लॉ उस मोशन के ऑर्डर को भी आपको लॉ को भी फॉलो करेंगे। दूसरा, इनका खुद का वॉल्यूम जो पूरा कंटेनर जिसके अंदर ये कैरिड आउट है उसके मुकाबले में बहुत छोटा रहेगा। और लास्ट कि भाई आपके पास इनके बीच में जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है आइडल मान के चल रहे थे भाई, तो आइडल मानोगे तो भाई इनके बीच में किसी टाइप का कोई अट्रैक्टिव कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं होगा। तो यहां से आपके पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आई थी। अब यहीं से इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा। कैसे? इस थ्योरी ने मैथमेटिकली बता दिया कि जो आपके पास एनर्जी है पीवी है वो हमेशा 1/3 m इंटू में NA इंटू में U स्क्वायर के बराबर रहेगी। उन्होंने कहा था ना कि हम एवरेज वेलोसिटी बता सकते हैं, एवरेज एनर्जी बता सकते हैं। तो एवरेज एनर्जी उन्होंने कितनी बताई? उन्होंने कहा कि PV इज इक्वल टू 1/3 mNA स्क्वायर, वेयर आपके पास m क्या होगा? मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो भी एक मॉलिक्यूल है उसका मास, और U क्या होगी आपके पास? एवरेज वेलोसिटी, सभी मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होगी। Na तो आपको पता ही है एवोगैड्रो नंबर है, Na इज एवोगैड्रो नंबर। P प्रेशर, जो भी गैसेस मॉलिक्यूल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया जो टक्कर मारे, दैट इज द प्रेशर एंड वॉल्यूम, वो पूरे कंटेनर का वॉल्यूम है आपके पास, राइट। अब इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। कैसे भाई? आपके पास पूरे इस इक्वेशन को x बोल दिया आपने, x को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल तो कर दिया भाई। 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1/3 m NA इंटू U स्क्वायर, PV तो रहेगा इस तरह। अब थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया, इस 2 को यहाँ लिया है, 3 को यहाँ लिया है, तो क्या बन जाएगा? 2/3 इंटू में 1/2 इंटू m इंटू U स्क्वायर, और Na को थोड़े टाइम के लिए बाहर निकाल दिया। तो रीअरेंजमेंट करके आपको क्या मिला? हाफ mu स्क्वायर। एक किसी मॉलिक्यूल की आपके पास क्या मास, और उसी मॉलिक्यूल के आपके पास एवरेज वेलोसिटी, मास हाफ mv स्क्वायर। हाँ जी बिल्कुल, काइनेटिक एनर्जी बन गया आपके पास। तो क्या बन गया आपके पास? 2/3 इंटू में काइनेटिक एनर्जी, और वो भी कौन सी? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी है तो ये काइनेटिक एनर्जी भी कौन सी हो जाएगी? एवरेज, मल्टीप्लाइड बाय Na। हो गया। अब आइडियल गैस इक्वेशन है, आपको एक सिंपल सी चीज सिखा रखी है, क्या? PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। और अगर n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू अगर 1 है तो आपके पास PV इज इक्वल टू RT होगा जी। इसी चीज को उठा के इस इक्वेशन में जहां पर आपने अभी बनाया है वहां पे पुट कर दो, क्या बन जाएगा? फॉर अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ गैस RT becomes equals to 2/3 इंटू में एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड में काइनेटिक एनर्जी एवरेज। बन गया जी। अब थोड़ा सा हल्का सा रीअरेंजमेंट, और आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ गया काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 इंटू में RT, उधर गया तो 2/3 का 3/2 हो जाएगा, RT डिवाइडेड बाय में Na। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज और आएगी, क्या? ये जो R अपॉन में Na, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है जी। Na आपके पास एवोगैड्रो नंबर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू बनेगी K, स्टाइलिश सा K बना देना, जो है आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो क्या आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होगी 1.38 इंटू 10⁻⁻, अप्रोक्सीमेटली ये जाएगी आपके पास शायद 23 या 28 की किसी फैक्टर में जाएगी। आप देख लोगे बेटा इस वैल्यू को कि के की वैल्यू क्या रहती है। आपके पास होगा 1.38 इंटू 10⁻28 यूनिट रहेगी जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, ठीक है जी। इसको याद रखना पड़ेगा, 1.38 इंटू 10⁻28 जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, जो आपके पास के की वैल्यू रहेगी। अब और
अपॉन में Na एक कांस्टेंट बन गया, तो आपके पास आ गया काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज इक्वल टू 3/2 kT। ठीक है जी। और यहां से आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट, इसी से एक और इंपॉर्टेंट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पोस्टुलेट बन गया। क्या बन गया भाई आपके पास? इनकी गैसेस की जो एवरेज वेलोसिटी है, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, इज डायरेक्टली डिपेंडेंट टू दी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। उस टाइम पर कितना टेम्परेचर है। क्या पॉइंट बन गया बेटा यहाँ पर आपके पास? एक और नया पोस्टुलेट बन गया। क्या? काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली डिपेंडेंट रहेगी किससे? टी से। वजह 3/2 एंड के दोनों क्या है? कांस्टेंट है। अगर ये हट गए तो आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास बन जाएगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो ये था आपके पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के एक सिंपल सी थ्योरी, बहुत इजी है, जहां से हमारे पास 2-3 मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। क्या? PV is equal to 1/3 mn/AU² और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 kT, R/Na is equal to K, PV is equal to nRT। 3-4 छोटी छोटी चीजें यूज की, थोड़ा सा आपने रीअरेंजमेंट किया, एंड यू हैव द एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर अ गिवन 1 मोल ऑफ के लिए आपके पास ये है। तो अगर मैं को 2 मोल के लिए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 मोल के लिए तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, हाफ मोल के लिए तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास उस पर्टिकुलर गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एवरेज एनर्जी आ जाएगी। ठीक है जी। तो यहीं से एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लो फटाफट से, शायद आपका आराम से हो भी जाएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। लिखो बेटा, अगर इफ यू हैव 8 ग्राम ऑफ CH4, बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है। इफ यू हैव 8 ग्राम ऑफ CH4 kept at 27 डिग्री सेंटीग्रेड, kept at 27 डिग्री सेंटीग्रेड, आपके पास 8 ग्राम ऑफ CH4 है, इसको 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर केप्ट किया है। ठीक है जी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालो। यहां गड़बड़ होती है, काइनेटिक एनर्जी देख के स्टूडेंटों का दिमाग किसी और फार्मूले को पकड़ जाता है बेटा कई बार। वो जब भी अभी हम बात करेंगे लास्ट, बिल्कुल जब हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, उनकी बात करें तो स्टूडेंट कई बार उसको पकड़ जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी के बाद चलिए शायद ये दे रखा हुआ, तो सबसे पहली चीज, नहीं भाई ये आपके पास एनर्जी है, वेलोसिटी नहीं है। अगला कंसेप्ट होने के बाद दिमाग ये कहता है, क्या एवरेज कहती है, दिमाग एक ही चीज को पकड़ लेता है आपके पास, क्या 8RT/πm का स्क्वायर रूट। नहीं, वो वेलोसिटी होगी, एनर्जी की बात चल रही है। तो एनर्जी कहती है दिमाग, अगर स्टूडेंट ठीक से पढ़ के गया है क्वेश्चन, तो दिमाग सीधी सी चीज पकड़ेगा। क्या? हाँ, एनर्जी का फार्मूला भी था 3/2 × में T। अरे भाई ये तब था जब नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? 1। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ कितने हैं निकालने पड़ेंगे जी। ठीक है जी। तो आपके पास पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो, 8/16 कितना हो गया? 1/2। तो आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 इंटू में 1.38 इंटू 10⁻28 मल्टीप्लाइड में टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करके लेके आओ, कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाई 300। और ये होगा आपके पास इस 8 ग्राम मीथेन की एवरेज काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसे बेसिक से क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, पर आपको ये ध्यान रखना है कि एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है कि एवरेज एनर्जी पूछ रहा है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी एक अलग चीज है और एवरेज एनर्जी एक दूसरी चीज है। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और पॉइंट लेके चलेंगे। जब थोड़ा सा और आगे चलोगे तो अगला जो कंसेप्ट आपके पास आएगा गैस स्टेट में, अगला कंसेप्ट आपके पास होगा, जो एक बार पोस्टुलेट चेक करो, बोल्ट्जमैन वाला। मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने जब वेलोसिटी की बात की तो उन्होंने कई तरह की वेलोसिटी ढूंढ निकाली, इसमें से 3 मेन रहेंगी। अभी देखते हैं एक बार। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टडी कर रहे थे गैसियस की स्टेट की, ऑब्वियस सी बात है। तो वो देख रहे थे कि भाई अलग अलग मॉलिक्यूल्स के पास अलग अलग कितने टाइप के एनर्जीज हो सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि आपके पास, उन्होंने ΔN/n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास इफेक्टिव एनर्जी है या अलग अलग टाइप की एनर्जी है, उनमें कितना चेंज है डिवाइडेड बाय टोटल कितने मॉलिक्यूल्स है, ΔN/n एक फ्रैक्शन देखी।
जिसके वर्सेस में उन्होंने स्पीड, भाई कितने मॉलिक्यूल्स में चेंज आए, कितने टोटल थे, एक फ्रैक्शन उन्होंने अप्लाई की थी, क्यों की थी भाई वो वही बताएंगे, इतने डेप्थ में फिलहाल नहीं जाएंगे। वर्सेस में स्पीड का कर्व ड्रॉ किया, तो उन्होंने इस कर्व में 3 टाइप की वेलोसिटी इन्फॉर्म की। एक तो जो पीक पे आई, एक पीक से थोड़ी सी आगे, और एक उससे भी थोड़ी सी आगे। जो पीक पे आई इसको कहा गया मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसको उन्होंने कहा मोस्ट प्रोबेबल, एमपी मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। उससे जो अगली थी वो थी एवरेज स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड वर्ड ज्यादा यूज करेंगे, और यहां पे यूज होगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या स्पीड, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या स्पीड। तो उन्होंने 3 टाइप की वेलोसिटीज के बारे में इंफॉर्म किया। उन्होंने कहा कि गैसेस के पास बहुत टाइप की वेलोसिटीज रहेंगी, लेकिन जनरली 3 टाइप की वेलोसिटीज हमें देखने को मिली। क्या? एक मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल देखो पीक पे है, तो पीक का मतलब मोस्टली मॉलिक्यूल्स के पास ये वेलोसिटी है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अपना एक डे टू डे लाइफ का एग्जांपल लेके, जैसे आपकी क्लास में 62 की स्ट्रेंथ है, आपका एक 20 नंबर का टेस्ट कैरी आउट किया, तो उसमें से मोस्टली स्टूडेंट के 16 15 15 16 15 16 आ रहे थे, मोस्टली होगा, कईयों के 20 में से 20 आ रहे होंगे, कईयों के भाई 5 4 आ रहे होंगे, कहीं तो भाई आधा नंबर लेके बैठे होंगे, आधा नंबर भी इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने नाम अच्छे से लिखा होगा अपना। तो मोस्ट प्रोबेबल है कि भाई मोस्टली मॉलिक्यूल्स के पास कितनी स्पीड है, वो होगी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। एवरेज, एवरेज तो आपको पता है, उनका अर्थमेटिक मीन लो, भाई एक की स्पीड 15, एक की 16, या नंबर का ही लिखो, एक के नंबर 15, एक के 16, एक के 12, एक के 10, सबका जो टोटल नंबर थी डिवाइडेड बाई आपके पास टोटल स्ट्रेंथ, तो वो जो आएंगे उसी टाइप से अगर सब मॉलिक्यूल्स के पास जो 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 स्पीड थी उन सारों को जोड़ लिया, डिवाइडेड बाई टोटल कितने मॉलिक्यूल्स थे उसे डिवाइड कर दिया, तो वो जो वेलोसिटी आएगी उसको क्या दिया, वी एवरेज का नाम, या एवरेज स्पीड का। और तीसरी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसको वी आरएमएस के नाम से हम बार बार पढ़ेंगे। इसमें कहा कि भाई आप जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी पहले जो वेलोसिटीज हैं उनका स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद उनका मीन लो, रूट मीन स्क्वायर। तो जो भी वेलोसिटीज हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स की, उनका सभी का आपने क्या लिया, पहले स्क्वायर किया, स्क्वायर करके उनका क्या लिया आपने, मीन, यानी कि भाई अर्थमेटिक में डिवाइडेड बाय जो भी है उससे डिवाइड कर दिया, और फिर उस पूरे का आपने स्क्वायर रूट ले लिया। तो तीसरे टाइप की वेलोसिटी थी जो उन्होंने हमें डिफाइन की थी। तो एक बार इन तीनों को एक बार देख लो। सबसे पहले आपके पास कौन सी आएगी, सबसे पहले आपके पास वी मोस्ट प्रोबेबल, वीएमपी। तो स्पीड ऑफ मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसको उन्होंने क्या डिफाइन किया, वी मोस्ट प्रोबेबल। और इसकी जब उन्होंने मैथमेटिकल वैल्यू दिया आपको, वी मोस्ट प्रोबेबल की वैल्यू क्या दी उन्होंने बेटा, उसकी वैल्यू दी उन्होंने स्क्वायर रूट 2 RT बाई एम, स्क्वायर रूट 2 RT बाई एम। ठीक है जी। फर्दर आपको ये पता ही है कि जब गैस का मॉलिक्यूल अगर एक है तो RT किसके बराबर होगा, अभी भी बात की थी, PV इज इक्वल टू nRT। अगर n की वैल्यू है 1 तो PV इज इक्वल टू हमेशा किसके इक्वल हो जाएगा, RT। इसी चीज को यहाँ पे अगर आप यूज करोगे तो क्या बन जाएगा, 2 PV बाई m। अब एक चीज और आपको पता है क्या, मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी होता है, डेंसिटी का फार्मूला यही था, और क्या तो था, डेंसिटी क्या होता है आपके पास, मास बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या है, इनवर्स में है, तो ये क्या बन जाएगा, 1/d डेंसिटी, d लिखो या आप इसको रो लिखो, एक ही बात है। तो क्या बन जाएगा आपके पास एक और फार्मूला, 2p/d डेंसिटी ऑफ दिस गैस। तो आपके पास ये 3 फार्मूले आ जाएंगे किसके लिए, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है, मोस्टली मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड थी, आपने उनको जब ध्यान से स्टडी किया, पकड़ गया, तू बता तेरी कितनी, तेरी कितनी, तो वो जो वैल्यू निकल के आई उसको क्या कहा कि ये मोस्ट प्रोबेबल इतनी है। और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे निकालोगे आप, भाई 2RT/m, m इज द मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स गैसेस, 2PV/m या 2p बाई डेंसिटी का स्क्वायर रूट तो है ही है इसका।
नेक्स्ट थी आपके पास एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगी भाई आपके पास, v एवरेज। तो बाय डेफिनेशन क्या होगी भाई, v1 प्लस में v2 प्लस में v3 प्लस में v4 एंड सो डिवाइडेड बाय n। जितने भी मॉलिक्यूल थे सबकी वेलोसिटीज का सम कर दिया, डिवाइडेड बाय n कर दिया, तो ये क्या हो गया, अर्थमेटिक मीन हो गया सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का, और इसी को हमने क्या नाम डिफाइन कर दिया, v एवरेज। ठीक है जी। अब इसी v एवरेज को अब थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है, इस फॉर्म के अंदर लेके आएंगे जो मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने बताई। और ये कितनी थी, वी एवरेज की वैल्यू निकाल के लेके आए हो भाई 8RT अपॉन में पाई एम। हमें इनकी डेरिवेशंस नहीं, सिर्फ रिजल्ट्स यूज करने बेटा। 8RT अपॉन पाई एम, RT की जगह आप क्या लगा सकते हैं, यस बिल्कुल 8PV अपॉन में पाई आपको पता है 22/7 या 3.14 इज इक्वल टू, तीसरी चीज क्या, यस बिल्कुल 8P अपॉन में पाई इंटू में डेंसिटी, क्योंकि m/v क्या बन गया, डेंसिटी, उल्टा है तो 1/d, तो भाई ये बन जाएगा। ठीक है जी। तो 8P/πd। सबसे लास्ट में आ गए आप, वो क्या था, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या है बताइए, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या स्पीड, VRMS के नाम से इसको आप यूज करोगे। और VRMS जैसी इसकी डेफिनेशन ये बनी थी, तो ऐसे ही VRMS की डेफिनेशन क्या बनेगी, V1 का स्क्वायर प्लस में V2 का स्क्वायर प्लस में V3 का स्क्वायर प्लस सो डिवाइडेड बाय n। तो पहले स्क्वायर किया, स्क्वायर करके उसको अर्थमेटिक मीन लिया और फिर उसका स्क्वायर रूट कर दिया। ये इसके डेफिनेशन रूट मीन स्क्वायर की। इट इज डिफाइंड एज दी, वो तो कहता है इट इज डिफाइंड एज दी वेलोसिटी कैरिड आउट बाय मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इट इज डिफाइंड एज दी एवरेज mean, arithmetic mean of all the velocities, and it will be defined by taking the square of all the velocities, then doing the arithmetic mean and finally taking out the square root of it। तो ये क्या बन गया आपके पास, VRMS, जो है उसी को लैंग्वेज में चिपका देना भाई, कोई बड़ा इशू नहीं है। और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी भाई, आपके पास VRMS की जो वेलोसिटी है, वैल्यू है, वो आपके पास इक्वल रहेगी 3RT अपॉन में m। अब RT को जगह क्या आ जाएगा आपके पास PV, तो 3PV/m। और लास्ट में आपके पास क्या आएगा भाई, m/v, डेंसिटी हो जाएगा तो 3P/d। तो आपके पास है तीन टाइप की वेलोसिटीज आ गई, V एवरेज, V रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और V मोस्ट प्रोबेबल। सबसे थोड़ी कौन सी है, मोस्ट प्रोबेबल। RT/m सारों में कॉमन है, 2 है भाई इसमें। ये क्या था, 8/π। 8/π कितना होगा भाई, RT/m तो सब में कॉमन है, PV/m तो कॉमन था। 8/π 8 अपॉन में 3.14, कैलकुलेशन करके देखना 2.66 के अप्रोक्स आएगा। तो 2 से तो ज्यादा हो गया, स्क्वायर रूट 2 से तो, और ये सबसे ज्यादा 3, तो भाई 2, उसके बाद 2.66, और सबसे ज्यादा कौन सी रहेगी, RMS 3। तो आपके पास एक सिंपल सी चीज और देख लो, तीनों टाइप की वेलोसिटीज को एक बार एक साथ में एक छोटी सी हल्की सी टेक्निक से भी यूज करते हैं। तो आपके पास V मोस्ट प्रोबेबल इज टू V आपके पास एवरेज, और V आपके पास कौन सी, RMS। क्या क्या फार्मूले आ गए इनके, रेशियोज के फॉर्म में देखते हैं। तो इनके रेशियोज निकालोगे तो ये क्या था, हाँ जी अभी क्या है अपने 2RT/m, ये क्या था आपके पास 8RT अपॉन में πm, और ये क्या आपके पास 3RT/m। स्क्वायर रूट तो ऑब्वियस सी बात थी। जब इनके एवरेज ली तो पता चला अगर ये 1 है तो ये आपके पास 1.33, और ये आपके पास आएगी अप्रोक्सीमेटली 1.5। तो ये इससे 1.33 टाइम्स ज्यादा है, और ये इससे 1.5 टाइम्स ज्यादा है। इनके रेशियोज आपसे कई बार पूछे जा सकते हैं सिंपल से न्यूमेरिकल्स में। तो आपके पास ये इनके रेशियोज है,
अब कौन सी ज्यादा थी, 2, 2.66 और 3, बाकी फार्मूले सब में सेम है, स्क्वायर रूट 2, 8/पाई और बाई 3, तीन ही चीजें हैं, RT बाई एम, RT बाई एम, RT बाई एम, वो तो आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं। कई बार एकदम से आप कंफ्यूज हो जाते हैं 8/पाई किस में था या 3 किस में था, तो आप एक चीज याद करो जो आपको पसंद हो, या तो आप भगवान राम को याद कर लो या परम सत्य जो है हमारा मौत को याद कर लो भाई, ठीक है जी। राम कैसे, ये आपके पास है डिक्रीजिंग ऑर्डर, भगवान राम के बाद हमारा लाइफ स्टैंडर्ड घट ही गया है ना, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या, सबसे ज्यादा RMS, उसके बाद एवरेज और सबसे कम मोस्ट प्रोबेबल। तो आपको याद रहेगा हाँ 3, 2.6 और 2 कौन सा सबसे कम था, तो राम याद आ गया, राम सबसे ज्यादा था भाई, ठीक है। तो राम सबसे ज्यादा, उसके बाद एवरेज और उसके बाद है। या फिर परम सत्य है, ये कौन सा ऑर्डर है भाई आपके पास, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है जी। यहाँ नीचे की तरफ जाओगे कौन सा ऑर्डर है, सॉरी आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर, मोस्ट प्रोबेबल सबसे थोड़ी है, उससे ज्यादा आपके पास एवरेज है और सबसे ज्यादा आपके पास कौन सी है, रूट मीन स्क्वायर। तो राम याद कर लो, राम क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, सिर्फ यही याद कर लो और आपको कुछ और याद करने की जरूरत नहीं है। राम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल, आर सबसे ज्यादा थी 3RT/m, उसके बाद 8/पाई RT/m और सबसे लास्ट में 2RT/m। सिंपल था, आपके पास हो जाएगा। और इनका रेशियो इंपॉर्टेंट है, हो सकता है किसी एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह में पूछा जाए कि इनके बीच में रेशियोज क्या थे, तो भी आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है जब आपके पास वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है ना, तो भाई इनका रेशियो जी है, तो वहां पे आप बैठ के निकालो, उससे अच्छा याद ही रहे कि इनके बीच में रेशियोज 1:1, 1:3, 3:1.5 के रेशियोज है। कई बार इनसे क्वेश्चन बनाए भी जा सकते हैं, एक आधी जगह मैंने देखे भी हैं, पर वो किसी एग्जाम में कमी आती है। तो ये चीज़ है, प्लीज इनका ध्यान रखेंगे। और इसके साथ अपना ये कंसेप्ट जो है वो पूरा हो गया है, ठीक है जी, देख लीजिए, थैंक यू।